हेलो दोस्त। तो फिर मैं दोबारा आ गए हैं। अब विज्ञान साइंस का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शुरू करने जा रहा हूँ। पाचन तंत्र, ये जो शरीर की एनाटॉमी है, पूरा पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इन सारे से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो हम जो है अपनी नोट्स, एकदम विधिवत नोट्स, ऐसी नोट्स जो कई सारी बुकों से हर क्वेश्चन कब कहाँ कैसे आया हर चीज़ मिल जाएगा आपको नोट्स में। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपना टाइम वक्त बर्बाद किया था अपने एग्ज़ाम निकालने के लिए, लेकिन आपको एक ही जगह मिल रहा है। इससे ज़्यादा आपके लिए सरल और क्या हो सकता है। मैंने इन सारे कई सारे एग्ज़ाम देने के बाद जो चीज़ें कर पाया वो आप इतना आसानी से पा जाओगे। देखना भाई, जब पूरा पढ़ लोगे फिर आप कोई भी पुराने प्रीवियस ईयर की किताब देखना, सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिल जाएंगे नोट से, तो बताना भाई। तो आप तैयार कर शुरू करते हैं, है ना। तो पाचन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र एक ऐसी विधि है जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में व्यक्त करते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे हम जब कोई भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद जो है भोजन जब हमारे शरीर में जाता है, तो जब वो भोजन जो है टूटता है, छोटे छोटे खंडों में टूट करके, तब जाके वो हमसे कैसे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, वो सारी प्रक्रिया हम देखते हैं, है ना। तो यही सारा एग्जाम में आएगा। एक सिस्टम से अगर इसको बेसिक पूरी तरीके से थ्योरी समझ में लो तो सारे क्वेश्चन अपने आप आने लगते हैं भाई। एक बार दिमाग में समझ लेना, ठीक है। तो क्या होता है जटिल खाद्य पदार्थ, मतलब जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये जो होते हैं जटिल खनिज पदार्थ होते हैं। यही जो है जब हम भोजन करते हैं तो या तो प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा मिलेगा, विटामिन मिलेगा, यही चीज़ हमको भोजन करने के बाद मिलती है। तो इन्हीं को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक। एकदम आराम से मानव में भोजन के चरण जो है, पाचन के कितने चरण होते हैं, तो पाचन के 5 चरण होते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण, सबसे पहले मुख में भोजन का अंतर्ग्रहण किया, फिर क्या हुआ, तब पाचन हुआ, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर निष्कासन। मतलब इन 5 प्रक्रिया में पूरा हमारा ऊर्जा मिल जाती है, शरीर का वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। पाचन हुआ, फिर अवशोषण हुआ, जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है उससे हमारे ब्लड में जो है जो एनर्जी, जो ग्लूकोज जाता है, जो उससे हमारा जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं वो ब्लड के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और उसको स्वांगीकरण और निष्कासन मतलब उत्सर्जन कर दिया जाता है। फिर पाचन तंत्र में कितने चरण होते हैं ये हमको देखना। तो देखो पाचन तंत्र में क्या क्या होता है। जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसमें 2 चीज़ें मुख्यतः होती है, एक आहार नाल होती है और दूसरी पाचक ग्रंथियाँ होती है, ठीक। आहार नाल मतलब जो मुख से होते हुए गुदा द्वार तक एक नली जाती है, उसे आहार नाल कहते हैं। उस नली के अंदर क्या क्या भाग होते हैं, कौन से भाग में क्या होता है, कैसा पाचन होता है, बस वो जानकारी रखना। और पाचक ग्रंथियां मतलब कौन सी ग्रंथियां जो होती हैं हमें पाचन में मदद करती है, ठीक। तो आहार नाल में सबसे पहले क्या होता है, मुख गुहा, मतलब मुख गुहा मतलब मुख के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती है, मुख, जीभ, दांत, तो इसको क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। फिर मुख गुहा से होता है ग्रास नली, आमाशय में जाता है भोजन। फिर छोटी आंत और बड़ी आंत से होती है भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। और पाचक ग्रंथियां, ये जो हमारे भोजन का जो पाचन करती है उनमें कौन कौन सी ग्रंथियां जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो लार ग्रंथियां होती है, यकृत होती है, अग्नाशय, इन तीनों को हमको पढ़ना है, ठीक। बस समझ लो कि पूरा पाचन तंत्र इतने के अंदर ही है ना। अब इसको हम कैसे एक एक करके पढ़ लेंगे। आहार नाल पढ़ लेंगे, ग्रास नली, मुख गुहा, सभी, अमाशय, छोटी आंत, कैसे कैसे अलग अलग तरीके से पाचन होता है, सारी जानकारी ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा इतने में, ठीक। सबसे पहले मुख गुहा में देखते हैं कि क्या पाचन होता है। मुख गुहा में क्या होता है, मुख गुहा में जब हम ठोस भोजन को कोई भोजन करते हैं तो हमारे दांत को पीस कर लुगदी के रूप में बदल देता है। मुख गुहा में देखो दांत जो होता है हमारे भोजन को लुगदी के रूप में छोटे छोटे भागों खंडों में तोड़ देता है। और यहाँ क्या होता है, मुख के अंदर क्या होता है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिससे हमें क्या मिलता है, लार रस मिलता है। लार कैसा होता है, अम्लीय होता है, ध्यान रखना, pH मान 6 से 7 होता है। और लार क्या होता है, स्टार्च के पाचन में लार जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टायलिन और लाइसोजाइम, बस इतना ध्यान रखना। लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, टायलिन और लाइसोजाइम, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। अब ग्रास नली क्या होती है, ग्रास नली जो मुख से होते हुए
आमाशय तक नली जाती है उसे ग्रास नली कहते हैं। तो ग्रास नली में बस भोजन जो है मुख से आमाशय तक जाने के लिए जिस नली का प्रयोग होता है उसे ग्रास नली कहते हैं। और इसका केंद्र जो है मेडुला होता है, मतलब मस्तिष्क का एक पार्ट जो होता है पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके द्वारा ही कंट्रोल होती है ग्रास नली। ठीक, और ये गति इसमें कौन सी होती है? क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। तो बस 3 चीज़ इसमें कोई पाचन नहीं होता, इसका केंद्र मेडुला में होता है और क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन आमाशय में जाता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना भाई, देख लेना तुम, एकदम मस्त तरीके से तैयारी करो, कुछ नहीं बचेगा आपको। ठीक है, आमाशय में, आमाशय हमारा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आमाशय में क्या होता है, देखो आमाशय में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ये मुख से शुरू हो जाता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लेकिन आमाशय में नहीं होता, इसलिए लिखा गया है आमाशय में पाचन नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटों तक रहता है। पहली बात, आमाशय के दीवार में, आमाशय की जो दीवारें होती है, जब भोजन अंदर आया आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियां किससे पाई जाती है? पाइलोरिक, आमाशय की जो पाइलोरिक दीवार होती हैं उन्हीं से जठर ग्रंथियां निकलती है। ठीक है, और उससे जठर रस निकलता है। ठीक है, आमाशय से जो जठर रस निकलता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जठर रस में क्या होता है? जठर रस में 97 से 99% तक जल होता है और कुछ श्लेष्म और लवण होते हैं। ठीक है, अब जठर रस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे लिए? याद रखना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो आमाशय में पाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। भोजन को क्या कहते हैं? भोजन जो है भोजन को अम्लीय बनाता है। अगर भोजन हमारे पेट में आया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको अम्लीय बना देगा, और भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं, हानिकारक जीवाणु वगैरह, अगर उसको नष्ट कर देता है, और भोजन को सड़ने से बचाता है। 3-4 घंटे तक भोजन अगर पेट में पड़ा है तो वो सड़े ना, तो उसका पूरा काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? भोजन को अम्लीय बनाता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, सड़ने से बचाता है। ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं देखो पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। अब जठर रस में 2, ये देखो, पेप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, ये 2 बस। आमाशय में कौन से एंजाइम 2 पाए जाते हैं? पेप्सिन, रेनिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या काम करते हैं? भोजन उपस्थित प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन को। किसमें करता है? पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में। दूध क्या होता है? दूध, जो रेनिन होता है वो दूध में पाया जाता है प्रोटीन, दूध में विलेय प्रोटीन होता है, जिसको केसीन कहते हैं। दूध में विलेय प्रोटीन केसीन को क्या करता है? पाचन करता है कौन? रेनिन एंजाइम। तो ध्यान रखना, 2 चीज़, पेप्सिन और रेनिन, बस इतना याद रखना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, देख लेना कहीं भी आप जाके भाई। अब ध्यान, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है, लेकिन आमाशय में पाचन नहीं होता। वसा का पाचन क्या हाथ से शुरू होता है? आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन भी आमाशय से हो जाता है। फिर अब जब भोजन जो है आमाशय के बाद कहाँ आएगा? ग्रहणी में आएगा। आमाशय से बना भोजन लुगदी के समान भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। ये भी एग्जाम में पूछता है, क्या कहता है? आमाशय से बना भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। यह पाइलोरिक कपाट से होता हुआ ग्रहणी में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन पहले पित्त रस से, बाद में अग्नाशयी रस से मिलता है। देखो ग्रहणी में क्या होता है कि पित्त रस मिलता है और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मिलता है। तो यहाँ पर इसलिए पाचन जो होता है, पित्त ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का ही पार्ट होता है। तो अब जो है ग्रहणी 3 पार्ट में, तो छोटी आंत, सबसे पहले छोटी आंत में पाचन होगा। ठीक है, वहाँ से भोजन आएगा। सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में होता है भाई। छोटी आंत में पाचन सबसे इम्पोर्टेंट है। छोटी आंत में पाचन क्यों इम्पोर्टेंट है? और इसमें ध्यान है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं बस। भोजन का अधिकांश सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कुछ पूछेगा भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन है? छोटी आंत है। मोटाई कम है लेकिन लंबाई इसकी ज़्यादा है, कम से कम 7 मीटर है। इस भाग में पाचन की क्रिया सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पाचक रस विभिन्न प्रकार के निकलते हैं। पित्त रस निकलता है, अग्नाशयी रस और आंतरी रस। ये जो है पित्त रस के बारे में बहुत जानकारी रखना है। पित्त रस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। पित्त रस निकलता कहाँ से है? यकृत से। अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। आंतरी रस आंतों से। ये सारे रस मिल करके छोटी आंत में आते हैं और भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, है ना। छोटी आंत से निकलने वाले देखो एंजाइम कौन कौन से हैं? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज इंपॉर्टेंट है। ये माल्टोज शर्करा को क्या कर देता है? ग्लूकोज के, ये डाइसैकेराइड होती है माल्टोज, तो ग्लूकोज को
मोनोसेक्राइड में तोड़ देता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ऐसे सुक्रोज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है तो ग्लूकोज बनता है प्लस फ्रक्टोज बनता है, और लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलोक्टोज में तोड़ देता है। बस इतना ध्यान रखना। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये इनकी जानकारी रख लेना। देखो कोई भी बुक उठा लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। याद रखना, पूछ लेगा छोटी आंत के कौन से पार्ट हैं, तो ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। फिर इसके बाद जो है बड़ी आंत है। बड़ी आंत में जानते हो क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता, उसमें सिर्फ अवशोषण होता है, तो उसमें ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है। बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का सारे भोजन का क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर हम देखो पाचक ग्रंथियाँ के बारे में जानते हैं। जो हमारी ग्रंथियाँ जो होती हैं हमें पाचन में मदद करती हैं,